हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ये चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने देखा था चैप्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक चैप्टर में सिर्फ ये देखा है कि शॉर्ट रन क्या होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये सब टर्म्स क्या है हमारे पास में। सो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड अभी तक में सिर्फ इस चैप्टर का मीनिंग क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। टेलिंग यू अगेन, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको जो प्रीवियस वाला चैप्टर था ना, तो 7 चैप्टर था हमारा, वो आना इज मैंडेटरी। रीजन क्या है उसका, कि जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, आप ये लगा लो कि 99% जो है आपका वो 7 चैप्टर से ही है सारा का सारा। जितने भी हम लोग ग्राफ अभी बनाने वाले हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट के साथ, मीनिंग के साथ, ऐसा क्यों है के साथ हम लोग 7 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मेक श्योर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जब भी आप 8 चैप्टर को पढ़ रहे हैं फ्रॉम वेयरएवर यू आर स्टडिंग, सो मेक श्योर आप पहले 7 चैप्टर को पढ़ें, उसके कंसेप्ट को समझें, उसके बाद में 8 चैप्टर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, हमारा टॉपिक होने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। यही हम लोग बात किए जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी थी हमारे पास में, जहां पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 चीजें पढ़ी थी? एक हम लोगों ने पढ़ा था AS और AD, जहां पे ये दोनों टर्म्स बराबर होती हैं। पहला तो ये था, और दूसरा कौन सा था हमारे पास में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हम लोगों ने अभी तक ये दोनों अप्रोचेस को पढ़ा है। कौन कौन से दोनों को? एक तो ADAS, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होते हैं, और दूसरा अप्रोच कौन सा था हमारे पास में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच। इन्हीं दोनों के हेल्प से, इन्हीं दोनों के ग्राफ के हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है हमारा, उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करूंगी बहुत जल्दी खत्म हो जाए ये वाला टॉपिक जो आज का हमारे पास में। अगेन वही सेम रीजन हमारे पास में, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे के सारे टर्म्स को पढ़ चुके हैं। हमें पता है जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमी का। सेम जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहां पे आ जाएगा। अब अगर हमें ग्राफ की हेल्प से इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो बेसिक सी बात है, हमें इनके ग्राफ पता होने चाहिए, और जो ग्राफ हमें पता होने चाहिए वो हमें पता हो चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो अब पहले हम एक बेसिक से मीनिंग देख लेते हैं। देखो AS क्या था हमारे पास में, एग्रीगेट सप्लाई। हमारे पास में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो विश कर रहा है, या फिर वो जो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, या फिर वो एक प्लान कर रहा है सेल करने का इकोनॉमी के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। दूसरा हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, प्लानिंग टू बाय, यानी कि जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग हैं वो खरीदते हैं सामान को, वो जो भी प्लान कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर खरीदने का, कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है, हाउस होल्ड हुए, गवर्नमेंट हुए, हमारे पास में इंडस्ट्रीज हुए, हमारे पास में सारी की सारी चीजें आती हैं। 2 हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है हमारे पास में, कंजम्पशन है, ठीक है, और C और I जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो भी हमारे जो खरीदने वाली कैटेगरी है वो प्लान कर रही है खरीदने के 1 साल के अंदर अंदर, और ये है हमारे पास में प्लान कर रहे हैं बेचने के 1 साल के अंदर अंदर। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो कीन्स हैं, ठीक है, कीन्स बार बार ये बोलते हैं जब वो इस चीज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कि जो इकोनॉमी है ना, ऐसा वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो एक डिप्रेशन की स्टेट में है। डिप्रेशन की स्टेट का सीधा सीधा मतलब है पीपल आर डिमांडिंग, ठीक है, यानी कि जो सप्लाई है, जो सप्लाई की कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है पूरे तरीके से, ठीक है। भाई हर एक प्रोड्यूसर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो कीन्स के हिसाब से जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन की सिचुएशन में है, और जो एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि जो सप्लाई की कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो अगर इकोनॉमी को इस डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकलना है तो डेफिनेटली डिमांड का बढ़ना जरूरी है। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो जो सप्लाई है, जो कि ऑलरेडी अनयूटिलाइज कैपेसिटी के साथ चल रहा है, वो कैपेसिटी उसकी जो है वो फुलफिल होगी। इसका मतलब ये है वो आउट ऑफ द कैपेसिटी जाके नहीं प्रोड्यूस होगा, वो कैपेसिटी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। तो जो कीन्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअली में वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है हमारा। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली ही सप्लाई जो है वो उसको फुलफिल करने के लिए वो भी इंक्रीज होगी हमारे पास में। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा कि जो कीन्स है वो बोल रहे हैं इकोनॉमी तो डिप्रेशन में ही चल रही है, तो यानी कि इकोनॉमी जब डिप्रेशन की
सिचुएशन में है तो उसको सही करने के लिए डिमांड होनी पड़ेगी। डिमांड अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है वो उसकी पूर्ति करने के लिए, सप्लाई जो है उसको फुलफिल करने के लिए डिमांड को वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसके लिए डिमांड का बढ़ना जरूरी है, यानी कि अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड हो गया, जो डिमांड हो गया वो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया, और जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो सप्लाई है वो उस डिमांड को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक हमारे पास में। इसके अलावा सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमें पता है। सेविंग क्या होती है हमारे पास में, टोटल इनकम, जितनी भी हमारी इनकम हो रही है वो जो उसका पोर्शन है या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं फिर हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो सेविंग सी बात है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम क्या लेके चलते हैं, हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही टाइप जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट कंसिडरिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट या फिर जो इनकम के साथ में बढ़ती है इन्वेस्टमेंट, हम उसको नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम कितनी भी हो, इनकम कम हो इनकम ज़्यादा हो, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेबल है, वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसके ऊपर इनकम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट इज आवर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्हीं दोनों अप्रोचेस के साथ में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ASAD लेते हैं। कर्व हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई, देखो हम कर्व अगर बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम कर्व को एक बार ध्यान लगाते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, देखो हमारे पास में सबसे पहले हम बात अगर करें, यहाँ हमारे पास में इनकम है, यहाँ लेट्स से हम AD और AS दोनों को एक साथ ही ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बहुत सारे जो कर्व हैं आपको समझाने वाली हूँ इस कर्व के अंदर। देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास में Y या फिर ये हमारे पास में AS, दोनों की दोनों चीज़ें थी। AS और Y इक्वल होता है ना, AS और Y इक्वल होता है, और ये हमारा कितने पे होता है, ये हमारे पास हमारा होता है 45 डिग्रीज के अंदर। ये तो हो गया हमारा AS का कर्व। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है, एक हम बनाते हैं हमारा AD का कर्व। ठीक है भाई, ये हुआ। अब देखो AD के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, C और I, यही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना AD के। AD कर्व कहाँ से बनता है, देखो I तो हमारे पास में ये है, हमारे पास में ये तो हमारा I था, यहाँ हमारा कौन सा था, यहाँ हमारे पास में C था, कंजम्पशन था। कंजम्पशन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो है कंजम्पशन भी वो इंक्रीज होता जाता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास में वो ऑटोनॉमस है, इसलिए वो एक स्टेट, एक फ्लैट हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। लेकिन जो कंजम्पशन होता है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होता जाता है। और जो अल्टीमेटली हमारे पास में हमारा AD होता है, वो हमारे पास में यहाँ एक कर्व आता है हमारा AD का। AD हमारे पास में C और I, ये हमारा AD कर्व आता है। AD में क्या होता है हमारा C और I दोनों इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास में हो गया हमारा AD कर्व, ये हमारे पास में हो गया हमारा AS कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहां पे दोनों बराबर होते हैं। बराबर आप किसको बोलते हो, जहां पे भी दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो होता है हमारा इक्वल वाला पॉइंट। समझ गए थोड़ा सा, कि जहां पे भी AS और AD वाला जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो होगा हमारे पास में दोनों का इक्वल वाला जो पॉइंट है। तो AS कर्व हो चुका, AD कर्व यहाँ है हमारे पास में। अब अगर मैं इस AD वाले कर्व को इसी के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो समहाउ ये कुछ ऐसे ये चला गया हमारे पास में, तो ये हुआ हमारा AD। अब यानी कि हमारा इसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, where these both curve are intersecting with each other, ये हमारे पास में होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारे पास में हो गया E इक्विलिब्रियम, इतना सिंपल है। सो इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल द कंसेप्ट वी हैव स्टडीड अर्लियर, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आई टोल्ड यू ना, इस चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए ही नहीं किया चीज़ों को, क्योंकि एक एक चीज़ एक छोटे से छोटे मीनिंग के साथ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट वही है कि मैंने एक बेसिक सा बताया था कि कैसे कैसे जो हमारे कर्व हैं वो आए थे हमारे पास में। तो ये हमारे पास में AS कर्व है, ये हमारा AD कर्व है, ये हमारे पास में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो यानी कि ये लेट्स से O है, यहाँ हम ले लेते हैं M, तो जो OM ये पॉइंट है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम इनकम बोल सकते हो आप इसको। यहाँ Y तो होता है, तो ये जो O से लेके M तक है वो क्या है हमारी इक्विलिब्रियम इनकम बोलो, इक्विलिब्रियम GDP बोलो हमारे पास में। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास में है। सो दिस वाज इक्विलिब्रियम पॉइंट थ्रू AS एंड AD अप्रोच। ओके,
I hope you get what I am telling you. So this was AS and AD approach. Now let's move forward to the other approach which is saving and investment. अब सेविंग का कर्व देखो, अब सेविंग के बारे में हमें पता है होता क्या है। सेविंग हमारे इनिशियल, जब हमारा इनिशियल टाइम पीरियड है, देखो एक बार वो बेसिक टेबल याद करते हैं, ये हमारा एक बेसिक टेबल था। तो जब हमारे पास में ये है, अगर ये हमारे पास, मैं ये ले रही हूँ लेट्स से ये है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो जब हमारी इनकम जीरो थी, उस इनकम जीरो पे भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे। जब हम उस जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे तो इसका मतलब ये हमारे पास में जीरो लेवल ऑफ इनकम वाला कंजम्पशन था, जो हमारे पास में क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और यही हमारे पास में क्या हो रही थी, नेगेटिव हमारी सेविंग्स। अब भी हम सेविंग में से यूज कर रहे हैं, अब भी हम सेविंग में से यूज किए जा रहे हैं। पर द पॉइंट इज जैसे जैसे आपका जो इनकम है, अगर जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समहाउ आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। अब आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम आपकी सेविंग पहले तो पॉजिटिव होगी, सेविंग पहले पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, फिर वो आपके पास में इंक्रीज होना शुरू होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ये बोलूँ 600 हमारा इनकम है, ठीक है, कंजम्पशन, अब कंजम्पशन, सॉरी ये मैंने गलत ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, मैंने पहली पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। दोबारा एक बार दोबारा देखो कि देखो अगर कंजम्पशन हमारा 20 है, इनकम हमारी 100 है। अब इनकम 100 है, 100 होने के बाद में हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, 60 का हो रहा है। बट थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे 100 लेते हैं, इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए, सॉरी गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखो इनकम हमारी 100 है, 100 पे कंजम्पशन भी हमारा 100 है। अब यानी कि इस पॉइंट पे हमारा सेविंग कितना है, 0। पहले हमारी इनकम 0 थी, 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा था, 20 का। इनकम है नहीं, कंजम्पशन हम किए जा रहे हैं। कंजम्पशन हम कहाँ से हो रहा है, या तो हम लोग बोरो कर रहे हैं या फिर हम लोग हमारी सेविंग में से उसको यूज कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। जब हमारी हम सेविंग में से यूज कर रहे हैं तो सेविंग नेगेटिव होगी हमारे पास में। इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ गया। जब इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ गया, लेकिन हमारा जो इनकम है हम सारा का सारा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितनी भी इनकम हो रही है हम सारा का सारा यूटिलाइज कर रहे हैं। दो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर सेविंग्स, लेकिन हमारा जो सेविंग है वो 0 है। अगर हमारी इनकम को हम देखें तो इनकम में से हम 2 ही काम कर रहे हैं, या तो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर हम लोग सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जितना अगर हम पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम कर ले तो सेविंग तो 0 हो गई हमारे पास में, इनकम और ज़्यादा बढ़ी। अब इनकम बढ़ने के बाद लेट्स से जो हमारी कंजम्पशन है वो 180 का है, ठीक है। इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। बट द पॉइंट इज कि कंजम्पशन के बढ़ने का जो प्रोपोर्शन होता है वो इनकम के कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू सेव, वो सेव करते हैं, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट है कि एक सर्टेन लेवल तक तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे एंड उसके बाद में वो उसको सेव करना भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 20 की सेविंग्स हो गई है, इस पॉइंट पे हमारी 20 की सेविंग्स हो गई है ना। ऐसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारी सेविंग भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो एक सर्टेन लेवल तक ही जो है वो पूरा का पूरा उसको यूज करेंगे। उसके बाद में कंजम्पशन एक लेवल पे जाके उतना ही होगा जितनी जरूरत है और बाकी की हमारी जो इनकम है वो सेव होगी। तो यही सेविंग वाला पॉइंट है कि इनिशियल लेवल पे वो नेगेटिव होती है, उसके बाद में हमारे पास एक ब्रेक लेवल सिचुएशन आती है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, यानी कि हम सारी की सारी जो इनकम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बाद में हमारी जो सेविंग है वो बढ़ना शुरू होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा सेविंग वाला कर्व बनाते हैं तो सेविंग वाला कर्व कैसे बनता है, देखो ये नेगेटिव है क्योंकि हमें पता है हमारी सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है। जब सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है तो ये बन गया हमारा सेविंग वाला कर्व, है ना। सेविंग हमारी नेगेटिव से शुरू हो रही है, ठीक है। जब सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है तो ये क्या है हमारे पास में, ये हो गया हमारा डिससेविंग। अब जब ये डिससेविंग हो गया, ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे हमारी सेविंग 0 होती है और हमारी जो इनकम है वो हमारे कंजम्पशन के बराबर होती है। दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद में जो हमारी सेविंग है उसने बढ़ना शुरू कर दिया है, वो पॉजिटिव हो गई है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, ठीक है। दिस वाज आवर सेविंग कर्व। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है। इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ भी बना के दिखाया था।
इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है, वो एक हमारे पास में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम का इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। हेयर वी आर ओनली टेकिंग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, नॉट द इंड्यूस्ड वन, यानी कि जिसके ऊपर इनकम का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम क्या होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ। सो अगेन अगर हम इसकी बात करें तो अगर मैं इसको O और इसको N ले लेती हूँ तो ON हमारे पास कौन सी चीज़ है, ON हमारे पास में हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर GDP या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास में। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, हमारा इनकम और जीडीपी। सेम एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया था, हमारा इनकम, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था हमारा एडी और एएस। अब मैं ये इंडिविजुअल हो गया आपका इक्विलिब्रियम, बट एक बेसिक सा पॉइंट यही है हमारे पास में कि जो ये दोनों अप्रोचेज हैं वो है तो एक ही चीज़ ना। हम लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को यहीं से तो कैलकुलेट किया था, जिस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मल्टीपल मेथड्स थे, 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बट तीनों से नेशनल इनकम तो सेम ही आ रहा है ना भाई, मेथड अलग है बट इकोनॉमी की इनकम कैसे बदल जाएगी, इनकम तो उतनी ही रहेगी ना, एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा ना, सेम इक्विलिब्रियम लेवल तो वही रहेगा ना, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको कैलकुलेट कर लो, इक्विलिब्रियम जो लेवल इकोनॉमी के अंदर आएगा वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ भी ड्रॉ करते हो ना, तब भी जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो मैच होना चाहिए दोनों का। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द डायग्राम्स, यानी कि दोनों के अगर डायग्राम्स को एक साथ में ड्रॉ करते हो, तो जैसे कि हमने एक डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम अगर बनाया है, सो मेक श्योर आपके जो दोनों कर्व्स हैं उनका इक्विलिब्रियम लेवल सेम आना चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, एएस वाला कर्व हो गया जो कि 0 से शुरू होता है, ये हमारे पास में एडी वाला कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें हमारा इक्विलिब्रियम लेवल मिल गया है, ये इक्विलिब्रियम लेवल मिल गया। यही इक्विलिब्रियम लेवल जो है वही हमारा होना चाहिए हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट के अंदर। तो जब भी आप कर्व को ड्रॉ कर रहे हो, सो मेक श्योर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग कि इक्विलिब्रियम लेवल इकोनॉमी के अंदर एक ही तो रहेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है आप अलग अलग से बनाओ और अलग अलग आए, इकोनॉमी तो एक ही है ना, तो इक्विलिब्रियम भी एक ही होना चाहिए। तो अगर ये हमारे पास में हमारा इन्वेस्टमेंट है तो मेक श्योर जब आप सेविंग कर्व बनाओ तो वो भी आपका सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट आना चाहिए आपके पास में। तो यही आपके पास मेंशन कर लेना, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, एडीएएस, एसआई और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का, इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का विद एडीएएस एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब छोटी छोटी से थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर वाइल स्टडिंग दिस टॉपिक। एक तो ये कि अब पॉइंट ये आ जाता है हमारे पास में, अगर आपका जो एएस है, what if AS is greater than AD and what if AS is less than AD। अगर AS एग्रीगेट सप्लाई आपका ज़्यादा हो जाए AD से तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम रह जाए AD से तो क्या होगा। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई आपका AD से ज़्यादा हो जाए तो सिचुएशन में क्या होगा भाई, जो हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, यानी कि हमारे पास में इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, सप्लाई हमारे पास में, ये लगा लो आउटपुट ज़्यादा हो गया है, सप्लाई करने के लिए हमने सामान हमारे पास में है नहीं, डिमांड हो नहीं रही है, उस केस में क्या होगा हमारे पास में, तो सप्लाई को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टू मैच दी डिमांड। समझ रहे हो, क्योंकि सप्लाई अगर हमारे पास में ओवर हो रही है तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, सप्लाई को कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा टू मैच दी एग्रीगेट डिमांड। अदरवाइज प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास में है, क्योंकि जब सप्लाई अनयूटिलाइज्ड है तो उसका करेंगे क्या वहाँ पे। अब सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और प्राइजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिमांड नहीं है उस चीज़ की, हम लोगों ने पहले भी बात किया ना इस बारे में, तो सेम एम्प्लॉयमेंट भी फर्क पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है उस केस में क्या होगा, हमें पता है ना, अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, एक तो यही वाला पॉइंट है कि सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा भाई, सप्लाई को, डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को टू मैच दी डिमांड इन द इकोनॉमी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी हमारे पास में भाई, सीधी सीधी बात है, प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सप्लाई शॉर्ट रह जाती है, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती तो प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइजेस
प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन सिचुएशन आता है। अब इसलिए सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। किस लिए इंक्रीज होगा? क्योंकि हमें डिमांड को कंप्लीट करना है, क्योंकि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होना इज इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज द आइडियल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ना ही तो अनयूटिलाइज सप्लाई रहनी चाहिए हमारे पास में, और डिमांड भी हमारे पास में होनी चाहिए। यानी कि अल्टीमेट सिचुएशन ये है, जितना डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए। ये कह लो, जितनी सप्लाई हो गई है वो उतनी ही होनी चाहिए जितना कि रिक्वायर्ड डिमांड है इन द इकोनॉमी। दिस इज द आइडियल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। उसी तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है। सेविंग ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सेविंग कम रह जाए तो क्या होगा। दोनों सिचुएशन है, यानी कि अगर ये है हमारे पास में या फिर ये हमारे पास में। ओके, आई एम टेलिंग यू वन, दूसरा खुद सोचना, ठीक है। और पॉसिबल हो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो। सही लगता है ये देखने में कि कोई फोकस कर रहा है चीज़ों के ऊपर समझने में, ठीक है। और नहीं समझ आए तो भी बता देना उस चीज़ के लिए। आई ट्राई टू मेक बेटर वीडियोज़, अगर बेटर इन टर्म्स ऑफ कि कुछ अगर मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई पॉइंट रह गया है, तो आई फोकस ऑन दी पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। तो अगर सेविंग हमारे पास में ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से, देखो मतलब क्या है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं एक बारे में कि देखो इनकम के दो पहलू हैं, आई मीन दो एरियाज हैं, या तो कंजम्पशन होगा या फिर सेविंग होगा। अब एक चीज़ ये आ जाती है, लेट्स से हमारे पास में हम बोलते हैं 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में से अगर हम लोग 60 रुपीज़ जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, 40 जो है वो सेव कर रहे हैं। कंजम्पशन का हम लोगों को ये पता है, जितना भी कंजम्पशन होता है वो घूम फिर के इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूटिलाइज हो रहा है। यानी कि जितना कंजम्पशन हो रहा है इसका मतलब ये उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, और एक का एक्सपेंडिचर जो है वो अगले की इन्वेस्टमेंट बन रहा है। अगले की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है उतना ही पॉजिटिव साइड जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी हमारे पास में। लेकिन अगर मेरा सेविंग ज़्यादा हो जाए, सेविंग ज़्यादा होने का मतलब ये है कंजम्पशन ही मेरा कम रह जाए, ठीक है। अब कंजम्पशन कम होगा इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब ये है अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साइकिल इसी तरीके से चलती है। तो यही पॉइंट है यहाँ पे भी, अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, सेविंग ज़्यादा यानी कि लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको सेव कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा, डिमांड भी रिड्यूस होगा अल्टीमेटली। सो दिस इज द इम्पैक्ट किस चीज़ का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। अगर सेविंग हमारी ज़्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। दूसरा वाला आप बताना, अगर सेविंग कम हो इन्वेस्टमेंट से तो उस केस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आई मीन उसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उस चीज़ का। तो ये था हमारे पास में सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद बहुत सारा टॉपिक जो है वो पेंडिंग नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास में, मल्टीप्लायर का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग वीडियो के अंदर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस चैप्टर के, आपके फाइनल एग्जाम्स में आते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। सो मेक श्योर आप एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, बुक पढ़ो, किताब से चैप्टर को पढ़ो, वीडियोस देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, ट्यूशन्स ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बुक पढ़ना ज़रूरी है। एक बार समझने के बाद, कंसेप्ट को जानने के बाद में बुक से एक बार समझो चीज़ों को। न्यूमेरिकल भी अगर आप लोगों ने बेसिक आइडियाज़ ले लिए हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।